हेलो एवरीबॉडी। सॉफ्ट स्किल सीखते सीखते एक अनोखे से टॉपिक पे हम आए हैं, बीइंग फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल होना माने खुद को चेंज कर पाना, जैसे ज़रूरी है वैसे हो पाना। जैसे हम जब दूसरे के साथ, बाकी लोगों के साथ काम करते वक्त, पेश आते वक्त, बात करते वक्त मूड्स बदलते हैं, शब्द बदलते हैं, तरीका बदलता है। बच्चे के साथ अगर छोटा कोई बालक हो तो अलग तरीके से बात करते हैं, ठीक है। कोई बुज़ुर्ग है तो आपका बात करने का तरीका वैसे अलग हो जाता है। सो आप अडाप्ट कर रहे हो, सामने क्या है उस तरह से खुद को अलग बना रहे हो। पेश करने का, बात करने का, काम करने का तरीका आप अडाप्ट करते हो, चेंज करते हो। और चेंज हो पाना, खुद में बदलाव लाना, ये एक बहुत बड़ी क्षमता है, क्योंकि ज़िंदगी हर वक्त सिर्फ बदलाव ही देती है हमें। हम ये नहीं कह सकते कि मुझे ना अभी कोई बदलाव नहीं चाहिए, ये घर रहेगा, ये ही नौकरी रहेगी, रिश्तेदार यही रहेंगे, दोस्त भी यही रहेंगे, मैं यही काम करूँगा और ये मेरी आमदनी पक्की, अभी लाइफ के लिए इसमें कोई बदलाव मुझे नहीं चाहिए। कोई ये नहीं कह सकता। इनफैक्ट लाइफ में अगर कोई एक कायम चीज़ है तो वो बदलाव है। और बदलते समय के साथ, बदलते रियलिटी के साथ अगर हमें खुद का और बाकी लोगों का भी काम करवाना है, करना भी है और करवाना भी है। हमने भी अच्छा काम करना है बाकी लोगों से और बाकी लोगों के साथ काम करना है। रिलेशनशिप में अच्छा एक्सपीरियंस करना है, रिलेशनशिप्स अच्छी तरह से बिल्ड करनी है, तो फ्लेक्सिबल होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ऑफिस में स्पेशली जब आप करियर शुरू करोगे तो ये बहुत अच्छी तरह से या फिर बहुत पेनफुली भी महसूस करोगे कि फ्लेक्सिबल हो तो अच्छा होता है, अगर नहीं हो तो उसकी एक कीमत चुकानी पड़ती है। क्योंकि एक काम कर रहे हैं और कभी आपके सीनियर आपको कहते हैं कि जो अब तक कभी आपने किया नहीं है वो आप काम कीजिए। अभी आप काम की जगह ये नहीं कह सकते कि सर सॉरी, मैंने आज तक ये काम किया नहीं है तो भैया अब मैं नहीं करूँगा। आपको ये कहना है यस सर, कर दूँगा। क्योंकि जो इनिशिएटिव लेता है और उसके बाद खुद को चेंज करने पे मजबूर नहीं लेकिन काबिल करता है कि मैं बदलूँगा, इसके लिए क्या सीखना है मैं सीख लूँगा, मैं इसमें थोड़ा रिसर्च करके पढ़ूँगा कि ये काम मैं कैसे पूरी तरह से अच्छी तरह से करूँ। तो ये होगी बीइंग फ्लेक्सिबल। निजी ज़िंदगी से लेकर काम की जगह, प्रगति के लिए, सुख शांति के लिए, समाधान के लिए और सक्सेस के लिए। बीइंग फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल होना, चेंज, बदलाव स्वीकार करना और आगे बढ़ना बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप ये ज़रूर ध्यान देकर सेशन कीजिएगा, इसके फ़ायदे बहुत हैं। आई प्रॉमिस यू, you will benefit so much from learning this flexibility. I wish you all the very best. Thank you. लर्निंग के इस सफर में हम हमारे जैसे कुछ मित्रों के जीवन में आए टर्निंग पॉइंट्स का अनुभव लेने वाले हैं। अंग्रेजी भाषा और सॉफ्ट स्किल्स सीखने के लिए हमारी मानसिकता तैयार करना, यही इसका उद्देश्य है। खूब पढ़ाई लिखा है, खूब पैसा बहा है, क्या हुआ? बेटी इतनी तेज तराक हो गई, कॉलेज से ऐसी इंग्लिश सिखाई कि ससुराल में 15 दिन नहीं टिक पाए। बैठी है 3 महीने से मायके में, और बेचारे श्याम बाबू उसके रोए न रुआसी छूट रहा। गांव में चाहे क्रिकेट स्टेडियम खुल जाए या एयरपोर्ट बन जाए, यहाँ की लोगों की मानसिकता नहीं बदल सकती। वैसे भी औरत का काम है रोटी सेकना, बच्चे पालना, पति की सेवा करना, ऐसे ही समझते हैं लोग यहाँ। वैसे भी लड़की पढ़ी लिखी हो या अंगूठा छाप, करना तो यही काम है। फिर लड़की बाहर रहेगी,
कुछ ऊंच नीच हो जाएगा, अरे लड़की का पैर ही फिसल जाए तो जात बिरादरी में क्या मुंह दिखाओगे? देखिए, मेरा काम है आपको समझाना, बाकी आपकी मर्जी। चलिए चलते हैं। अरे बैठिए ना भोला बाबू। नहीं, मिलते हैं, फिर आते हैं। जी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। विलन का रोल तो यूवी भैया के लिए एकदम फिट है ना सर? पता नहीं एप्लीकेशन ठीक से बनाए हैं या नहीं, थोड़ा और सीख लेते हैं, बाद में सुधार करने के बाद प्रिंट आउट निकाल देना। पहले वो चीजें पढ़ो विच आर सिंपल एंड इंटरेस्टिंग, फिर बाकी की चीजें पढ़ो। टर्निंग पॉइंट आया लाइफ में लेके सारी खुशियाँ। टर्निंग पॉइंट आया लाइफ में लेके सारी खुशियाँ। आसमां से ऊंचा, सागर से गहरा सपना। टर्निंग पॉइंट आया लाइफ में लेके सारी खुशियाँ। टर्निंग पॉइंट आया लाइफ में लेके सारी खुशियाँ। टर्निंग पॉइंट आया रे, टर्निंग पॉइंट आया रे, टर्निंग पॉइंट आया रे, टर्निंग पॉइंट आया रे। A flexible person is one who is willing to and able to change so as to adapt to. लचीला इंसान वो होता है जो विविध बदलती परिस्थितियों से मेल खाने के लिए अपने आप को बदलने की इच्छा रखता है और जो बदल सकता हो। हमें जो सिखाया जाता है, बताया जाता है, बढ़ती उम्र के साथ हमें उसमें एक विरोधाभास नजर आने लगता है। हमें अक्सर सिखाया जाता है कि हम जो कहते हैं और करते हैं उस पर हमें विश्वास करना चाहिए। हमें अपने विचारों पर डटे रहना चाहिए और हमने कभी भी उन्हें छोड़ नहीं देना चाहिए और औरों को हमारे विचार या कर्म किसी भी परिस्थिति में बदलने का अवसर नहीं देने चाहिए। मराठी में एक कहावत है, मोडेन पण वाकणार नहीं। इसका मतलब है कि मैं जिसमें विश्वास रखता हूँ उस पर मैं इतना अटल हूँ, मैं जो करता हूँ उस पर मैं इतना अटल हूँ कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं नहीं बदलूंगा। मैं टूटना पसंद करूंगा परंतु मैं कभी झुकूंगा नहीं।
कभी इतिहास में ये बहुत ही मूल्यवान गुण समझे जाते थे, परंतु अब ये सब बदल चुका है। यहाँ तक कि ये विचारधारा बदलनी चाहिए, क्योंकि हमारे इर्द गिर्द की दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है और ये वास्तव है। जब आप अपने परिवार के बुजुर्गों से बात करते हैं तो वे कहते हैं कि हम तो गणित ज़बानी करते थे, हमें कभी भी गणक यानी कि कैलकुलेटर की आवश्यकता नहीं पड़ी, और आज हम कंप्यूटर और मोबाइल को 1 मिनट के लिए भी परे नहीं रख सकते। वे साइकिल से न केवल शहर पर घूमते थे, पर एक गांव से दूसरे गांव तक चले जाते थे। अब तो तकनीक और ऑटोमेशन ने कई चीजों को बदल दिया है। आप पूछेंगे कि इसका लचीलेपन से क्या लेना देना? एक बार हम ये तथ्य मान ले कि हमारे आसपास की चीजें, फिर चाहे वो हमारा घर, समाज या काम का हिस्सा हो, वे बदलने वाली है, और वो भी बड़ी तेजी से। तो हमें ये भी सीखना होगा कि हमें इन बदलावों को किस प्रकार अपनाएं। हमारे आसपास के लोगों को हम अक्सर ये कहते हुए सुनते हैं, ये हमेशा मेरे साथ ही क्यों होता है? ज्यादातर मामलों में इन लोगों ने उनके इर्द गिर्द होने वाले बदलावों से मेल खाना नहीं सीखा होता है, और इसीलिए कोई भी छोटा सा परिवर्तन भी उन्हें तनावपूर्ण स्थिति में डाल देता है। उन्हें ऐसा लगता है कि हर परिवर्तन उन पर किया गया वार है और वे अपने आप को बचाने का प्रयास करते हैं। ये करते हुए वे अपने आप को फंसा हुआ महसूस करते हैं। कभी कभी तो उन्हें ऐसा भी लग सकता है जैसे पूरी दुनिया उनके खिलाफ हो गई है। उन्हें ऐसा महसूस होने का कारण है कि उन्होंने अनुकूलनशीलता यानी मेल खाने की या स्थिति के अनुसार अपने आप को ढालने और लचीलेपन की सुंदर कला सीखी ही नहीं है। मैं बदलाव के लिए तैयार हूँ, तो क्या? श्रद्धा को लचीला होना, इस पर एक प्रस्तुतिकरण करना था। वो अपना दिमाग खपा रही थी कि उसे क्या करना चाहिए। उन्हें जीवन की एक सच्ची कहानी पेश करनी थी जिसने उनके जीवन का रुख ही बदल दिया था। इसी बारे में सोचते हुए श्रद्धा को अपनी ही कहानी याद आई और वो मुस्कुराई। यदि उसके माता पिता लचीले स्वभाव के ना होते और उन्होंने उसकी इच्छा के आगे हार नहीं मानी होती, तो क्या वो यहाँ होती? चलिए देखते हैं उसका प्रस्तुतिकरण। श्रद्धा एक बहुत ही होशियार लड़की थी। वो बड़ी मेहनती भी थी। वो एक किसान परिवार से थी और वे अपने खेत और अपने गाय बैलों की देखभाल करने वाले बड़े खुशहाल लोग थे। उसके माता पिता में से किसी ने भी औपचारिक शिक्षा नहीं ली थी, लेकिन उन्होंने श्रद्धा को स्कूल भेजने में गर्व महसूस किया था। श्रद्धा ने भी 8वीं कक्षा की शिक्षा पूर्ण की थी। वो आगे पढ़ना चाहती थी, लेकिन नजदीक के स्कूल में 8वीं कक्षा से आगे कक्षाएं नहीं थी। वो आगे पढ़ना चाहती थी, लेकिन पता नहीं था कि कैसे कर पाएगी। अक्सर वो अपने रिश्तेदारों से उसकी शादी की बातें सुनती। उनके अनुसार ये उसके शादी की उम्र हुई थी। वो उस विचार से डरती थी। उसकी माँ की शादी इससे भी कम उम्र में कर दी गई थी। श्रद्धा के घर के आसपास कोई स्कूल नहीं थी, इसीलिए शादी ही केवल एकमात्र विकल्प नजर आ रहा था। उसने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, इसलिए वो परीक्षा के परिणामों से डरती थी। ऐसा नहीं था, बल्कि परिणाम आने के बाद उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी और इसीलिए वो चिंतित और घबराई हुई थी। उसने अपनी माँ से बात करने का निर्णय लिया। उसने माँ को बताया कि वो आगे पढ़ना चाहती थी। ये बताते हुए वो संकोच महसूस कर रही थी। इस बात पर माँ तनिक भी गुस्सा नहीं हुई, बल्कि उसने पूछा कि क्या वो आगे पढ़ने की बात को लेकर गंभीर थी। श्रद्धा को जैसे उम्मीद की किरण दिख गई।
और उसने कहा हाँ। उसकी माँ ने मुस्कुराते हुए कहा कि वो पिताजी से बात करेगी। अब श्रद्धा रोज अपनी माँ से पूछती कि क्या उसने पिताजी से बात की। उसकी माँ कहती रहती कि वो सही समय पर उनसे बात करेगी। श्रद्धा को इंतजार के वे दिन बड़े लंबे लग रहे थे। इस बीच उसका मामा उनसे मिलने आया। उसने माँ से श्रद्धा की शादी के बारे में पूछा, जिस पर माँ ने जवाब दिया कि अभी नहीं, वो पढ़ना चाहती है। श्रद्धा की आंखें चमक उठी, लेकिन माँ घर के निर्णय नहीं लेती थी। निर्णय लेने वाले उसके पिताजी थे और उन्होंने अभी अपना फैसला नहीं सुनाया था। और फिर एक दिन उसके पिता ने उसे बुलाया। श्रद्धा का दिल मानो उसके गले में आ गया था। ये सोचकर कि वे क्या कहेंगे, उन्होंने उसे बैठने को कहा और माँ को भी बुलाया। फिर उन्होंने कहा कि तुम्हारी माँ ने मुझे बताया तुम आगे पढ़ना चाहती हो, लेकिन मुझे लगता है कि ये शादी करने के लिए सही उम्र है। आगे पढ़कर तुम क्या करोगी? श्रद्धा रो पड़ी। उसकी सारी आशाएं मानो चूर चूर होने वाली थी। उसके माता पिता को उससे इस प्रतिक्रिया की अपेक्षा नहीं थी। उसके पिता ने उसे शांत किया और कहा, तुम मुझे बताओ तो सही कि तुम आगे क्यों पढ़ना चाहती हो? तुम रो क्यों रही हो? ये उसके पिताजी का अलग रूप था। उन्होंने कहा कि अगर तुम मुझे समझा सको कि तुम आगे पढ़ना क्यों चाहती हो, तो मैं तुम्हें शहर भेजूंगा। और मैंने तुम्हारी मामा से पहले ही बात कर ली है कि तुम कहाँ रह सकती हो और पढ़ सकती हो, लेकिन तुम्हें ये बताना होगा कि तुम क्यों पढ़ना चाहती हो। श्रद्धा ने महसूस किया कि उसके पिताजी को इस तरह से सोचने के लिए तैयार करने के पीछे उसकी माँ ने बहुत मेहनत की थी। उसने अपने आंसू पोंछे और फिर ईमानदारी से अपने माता पिता को समझाया कि वो क्यों पढ़ना चाहती थी। उसने उन्हें अपने पुराने स्कूल के परिणाम भी दिखाए, जहाँ उसने अच्छा प्रदर्शन किया था। उसके पिताजी मुस्कुराए। उन्होंने उसकी पीठ थपथपाई और कहा, तुम हमेशा ही हमारी लाडली रही हो और मैंने ये सपना देखा है कि एक दिन तुम झांसी की रानी या इंदिरा गांधी बनोगी, लेकिन मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि ये हो पाएगा, क्योंकि मैं गांव की परंपराओं के विरुद्ध कैसे जा सकता था। पर अब तुम्हारी माँ और मैंने गांव की परंपराओं के विरुद्ध जाकर तुम्हें पढ़ाने का निर्णय लिया है। आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। चिंता मत करो, अगर कोई कुछ कहेगा तो सारा दोष हम अपने आप पर ले लेंगे। तुम पढ़ाई करते रहना। और श्रद्धा पढ़ती रही और इस प्रकार कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ती रही। क्या ये हो पाता अगर उसके माता पिता उसे बढ़ावा नहीं देते? तो क्या, और बदलाव के लिए तैयार ना होते तो? Takeaway. It is said that the only constant thing in life is change. But everybody, just about everybody, is very scared of change. And change can be in any form. Change in set norms, change in any set system, change in home, change in a job, change of responsibility, change in environment, change caused by urbanization and that of globalization too. But change is inevitable. And for anybody to accept change and move on, what is required is the attitude of being flexible. Being flexible does not mean accepting anything and everything. No, it means accepting that change is the constant force in life and we should accept that change which does not harm the basic values and principles accepted by us in life. We should not be rigid and impossible to adapt. We should be just the opposite, flexible. Assessment. Do you think flexibility is a positive attitude or a negative attitude? Why?
assessment. Which were the rules that Shraddha's parents ignored? Would that have been easy? Do many parents react this way, or were these parents an exception? लर्निंग के इस सफर में हम हमारे जैसे कुछ मित्रों के जीवन में आए टर्निंग पॉइंट्स का अनुभव लेने वाले हैं। अंग्रेजी भाषा और सॉफ्ट स्किल्स सीखने के लिए हमारी मानसिकता तैयार करना यही इसका उद्देश्य है। टर्निंग पॉइंट आया लाइफ में लेके सारी खुशियाँ। टर्निंग पॉइंट आया लाइफ में लेके सारी खुशियाँ। आसमां से ऊंचा सागर से गहरा सपना। टर्निंग पॉइंट आया लाइफ में लेके सारी खुशियाँ। टर्निंग पॉइंट आया लाइफ में लेके सारी खुशियाँ। टर्निंग पॉइंट आया रे, टर्निंग पॉइंट आया रे, टर्निंग पॉइंट आया रे, टर्निंग पॉइंट आया रे। मैं बदलूंगा, देश भी बदले, हम सबका जीवन ही बदले। ओ मैं बदलूंगी, देश भी बदले, हम सबका जीवन ही बदले। तेरा मेरा हम सबका सूरज से लगता उजला उजला। ज्ञान दीप हो सदा ही जलता, लर्निंग चलता जाए। टर्निंग पॉइंट आया रे, टर्निंग पॉइंट आया रे, टर्निंग पॉइंट आया रे, टर्निंग पॉइंट आया रे। आसमां
से ऊंचा, सागर से गहरा सपना। टर्निंग पॉइंट आया लाइफ में लेके सारी खुशियाँ। टर्निंग पॉइंट आया लाइफ में लेके सारी खुशियाँ। टर्निंग पॉइंट आया रे, टर्निंग पॉइंट आया रे, टर्निंग पॉइंट आया रे, टर्निंग पॉइंट आया रे। अलग अलग डिक्शनरी के ऐप होते हैं और कुछ ऐप तो हमारे सही गलत उच्चारण भी बता देते हैं। ये तो बहुत बढ़िया बात है। अरे बेटी के ब्याह की उम्र खत्म होते जा रहा है और आप हैं एकदम बेफिक्र बैठे हुए हैं। देखो अभी आपने तो वो हॉस्पिटल का कॉन्ट्रैक्ट हमको दिया नहीं था। आप बोले हमको अंग्रेजी आती नहीं है। तो कुछ वो गलत किए। जो सोचती है कि अंजुना दीदी के कपड़े मॉल में बेचने के लायक है। और युवी भैया, आप ऐसे मैनेजर का रोल करना जो सोचता है कि अंजुना दीदी के कपड़े मॉल में बेचने के लायक नहीं है। वैसे ये रोल तो आपको सूट भी करता है। और कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा हम इंग्लिश में ही बात करें। चलो, सो लेट्स स्टार्ट नाउ। हेलो मैडम, वेलकम टू सिटी मॉल। हेलो, थैंक यू। माय नेम इज अंजुना। हेलो, आई एम युवराज। आई एम रूही। हाउ वी हेल्प यू? हाँ, कुछ गड़बड़ हुई। हाउ
हाउ कैन हाँ हाउ कैन वी हेल्प यू? I want to sell सर, वो कपड़े को अंग्रेजी में क्या कहते हैं सर? ये भैया आप बताइए ना, क्या कहते हैं कपड़े को? मुझे कहाँ से पता होगा, हम तो बीकाम हैं। गारमेंट इंडस्ट्री के बारे में मुझे कैसे पता होगा? एकदम सही, गारमेंट। हाँ, I want to sell garments. ओके, बट वी आर फिनिश्ड। जगह नहीं है, सॉरी। भैया फिनिश मत कहिए, FULL फुल कहिए। आप फिनिश कहेंगे तो हमारी इंग्लिश ही फिनिश हो जाएगी। और हम FULL की जगह FOOL फूल बन जाएंगे, मतलब मूर्ख। रोहित, तुम्हें याद है वो एक फिल्म आई थी, एक फूल दो माली? हाँ, उसमें जो फूल था ना, उसका मतलब हम समझते थे मूर्ख। चलो, लेट्स कंटिन्यू। हाँ तो मैडम, आपने तो कहा था काम बन जाएगा। इंग्लिश। मैडम, यू सेड I come, I sing. दीदी कहिए I can come and sell. But you said I can come and sell. Yes, why not? No, we sell only big companies. Or for What for? क्या फार लगा रखी है? भैया, for we sell only for big companies. For लगाइए, for. नो भैया, I am manager. से फार लगाओ सर। Sir, please use for before big companies. Okay. Sorry madam, we sell only for big companies. I said I become big. Miss Anjuna, use also before become. Otherwise, you will not become big. Okay. I said I also become big. Sorry madam, quality problem. सर, पूरा विलेज। You give contact, we'll call. No. Please give your contact. I will call. नौकरी कितनी मुश्किल से मिलती है तुम्हें तो पता ही है। पहले पढ़ाई करो, फिर नौकरी ढूंढो, फिर इंटरव्यूज दो। Famous personality in London. इसमें न समझने वाली क्या बात है? मैं अपने संस्था के अहम को अपने अहम से आगे रखूंगा,
या रखूंगी। मेरी प्राथमिकताएं उचित रूप में समझना। अनिल कार किराए पर देने वाली एक कंपनी में सुपरवाइजर की नौकरी कर रहा था। उसकी जिम्मेदारी थी कि वो ये सुनिश्चित करे कि कार अच्छी स्थिति में है और ग्राहक को समय पर सेवा देने के लिए तैयार है। कंपनी की एक स्वचालित आरक्षण प्रणाली थी और प्रतिदिन वाहन, नियत किए चालक और उनके ड्यूटी के प्रकार, इनकी एक सूची मिलती थी। वो दिन भी अन्य दिनों जैसा था। उसने सूची पर नजर डाली थी और सामान्य निर्देश दे दिए थे। उसे लगा था कि ये दिन किसी आम साधारण दिन सा होगा। उस दिन सवेरे सवेरे उसके फोन की घंटी बजी। वो अभी तक अपने दौड़ के जूते पहने अपने घर पर ही था। एक ग्राहक का फोन था। उसने कहा कि उसकी कार अभी तक आई नहीं है। साथ उसने ये भी बताया कि जब चालक को फोन किया तो उसने बताया कि कार में ईंधन नहीं है और इसीलिए वो पहुंच नहीं पा रहा था। अनिल को धक्का लगा। उसने एक माफी मांगी और कहा कि वो कुछ देर में वापस बात करेगा। अनिल को पता था कि कोई ऐसी टीका या छाप कंपनी के लिए बुरा होगा। उसने चालक को फोन किया और वही जवाब मिला। मेरे कार में ईंधन नहीं है, मैं क्या कर सकता हूँ? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैंने मेरे यूनिट हेड को बताया था। मुझे नहीं पता था कि मुझे आपको बताना होगा। ठीक है, अभी तुम कहाँ हो? पार्किंग में। हमारे हमेशा के पेट्रोल पंप पर आ जाओ और मैं तुम्हारी टंकी भरने के लिए वहाँ आता हूँ और फिर तुम अपने काम के लिए तुरंत निकल जाना। अनिल फिर जल्दी से पेट्रोल पंप पहुँचा। उसने कार में पेट्रोल भरवाया और फिर चालक को अपने काम पर भेज दिया। वो अन्य कारों की स्थिति को लेकर चिंतित था। वो यूनिट हेड से संपर्क बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे वो नहीं हो पा रहा था। फिर वो सीधे पार्किंग में चला गया। वहाँ उसने देखा कि यूनिट हेड कहीं नहीं था और सारे चालक अपनी मनमानी कर रहे थे। उनमें से एक ने बताया कि यूनिट हेड का मोबाइल खो गया था और इसीलिए वो शिकायत लिखवाने पुलिस थाने गया था। पेट्रोल कार्ड भी उसी के साथ था और इसीलिए कारें बिना ईंधन की थी। कुछ कारों की टंकी पर्याप्त मात्रा भरी हुई थी और इसीलिए वो पहले ही काम पर निकल पड़ी थी। अनिल ने कारों की स्थिति देखी, आवश्यक बातों की पूर्ति की और यूनिट हेड के आने का इंतजार करने लगा। यूनिट हेड पूरी तरह परेशान दिखाई दे रहा था क्योंकि उसका मोबाइल खो गया था। उसके सारे संपर्क नंबर उस मोबाइल में थे और वो पूरी तरह से हतबल महसूस कर रहा था। अनिल ने उसे शांत किया और उससे पूछा कि उसने पेट्रो कार्ड दफ्तर क्यों नहीं भेज दिया था। मैं नहीं चाहता था कि उसका गलत प्रयोग हो, परंतु क्या तुम्हें पता है कि इसके कारण क्या गड़बड़ी हो गई थी? चालक ने ग्राहक को बता दिया था कि ईंधन नहीं है, इसलिए वो अपनी ड्यूटी नहीं कर पाएगा। तुम्हें ये मालूम होना चाहिए कि ऐसी बात कंपनी की छवि को कितना नुकसान पहुंचा सकती है, उस छवि को जिसे बनाने में सालों लग जाते हैं। अब मेरी समझ में आया, वो चालक हमेशा जानबूझकर ये करता है। लेकिन खुद मैंने ईंधन भरा है, फिर भी ये बंदा हमेशा जानबूझकर ये करता है। अनिल ने जाना कि ये एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालने का खेल है, बिना ये सोचे कि इसके कारण कंपनी का नुकसान हो रहा है। अनिल ने उस समय बात को वही छोड़ देने का निर्णय लिया और यूनिट हेड और चालक को शनिवार को उससे आकर मिलने को कहा। उसने ये महसूस किया कि उनमें टीम में काम करने की ईर्ष्या नहीं थी। उसने ये भी महसूस किया कि चालक और यूनिट हेड के बीच कुछ अनबन थी। उनमें एक दूसरे को व्यवस्थापन की नजरों में नीचा दिखाने चाह थी और वे हमेशा इसकी कोशिश किया करते थे। उन्होंने ये कभी नहीं महसूस किया था कि उनकी ये सोच कंपनी को कितना नुकसान पहुंचा रही थी। वे केवल अपने अहम के बारे में सोच रहे थे, ना कि कंपनी के छवि के बारे में।
ये विधान कि ईंधन नहीं है, इसने कंपनी की छवि को खराब किया था और यूनिट हेड एवं चालक दोनों को इसका एहसास नहीं था। यदि वे अपनी अहम से आगे देखते, यदि उसे अपनी कंपनी के प्रति अभिमान होता और ये चिंता होती कि ग्राहक क्या कहेगा, तो वे ये ना कहता जो उन्होंने कहा था। अनिल ने जाना कि संस्थात्मक अहम का ना होना ही सबसे महत्वपूर्ण बात थी। समय पर काम पर पहुंचने के लिए चालक आसानी से अपने कार्ड पर पेट्रोल भरवा सकता था या दूसरी कार ले जा सकता था जिसमें पर्याप्त ईंधन हो, और कार्ड का मसला तो बाद में निपटाया जा सकता था। उसे सिर्फ ये सुनिश्चित करने की आवश्यकता थी कि ग्राहकों तक कोई गलत संदेश ना पहुंचे। अनिल ने ये महसूस किया कि उसे टीम के निर्माण के लिए बहुत अधिक काम करना था। उसे उन्हें स्थितियों को झेलना, मानक नियमों के साथ लचीला होना, साथ ही ग्राहकों को प्यार से संभालना भी सिखाना था।